मेरा नाम आसिफ है। मैं ईद वाले दिन अपनी बहन के घर मिठाई लेकर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी विधवा बहन की सास और नंदे उसे डंडे से मार रहे थे और मेरी बहन चुप करके मार खा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और वह रो रही थी। मेरी बहन की सास ने धक्का देकर मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा कि ले जा अपनी बदकिरदार बहन को यहाँ से, इसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। पूरे खानदान में इसने हमारी नाक कटवा दी है। बहन के आंसू देखकर मैंने उसे सीने से लगाया और चुप करके उसे अपने घर ले आया था। एक दिन मेरी पत्नी अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं कमरे में और मेरी विधवा बहन बाहर आंगन में सो रही थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने उठकर अपनी बहन की चारपाई अपने कमरे में रख दी। मेरी बहन मेरे कमरे में सो गई, मगर कुछ देर बाद मुझे अपनी बहन की चारपाई हिलते हुए महसूस हुई। ऐसा लगता था कोई मर्द उसकी चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, सामने बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसकी चारपाई पर मेरा नाम आसिफ है। मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। मेरी एक बहन थी जिसकी मैं शादी करके उसे अपने घर से विदा कर दिया था। मैंने खुद भी शादी कर ली थी। मेरे खुद के 2 बच्चे भी थे, मगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी की चलती थी। मैं हमेशा से ही एक कमज़ोर मर्द रहा हूँ। मेरी पत्नी के आगे कभी मेरी एक ना चली। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह हर बात पर जिद करती थी, मेरी एक बात भी नहीं मानती थी। मैं उसकी बात ना मानता तो वह झगड़े पर उतारू हो जाती, यहाँ तक कि वह घर छोड़कर चली जाती और मेरे बच्चे माँ की याद में रोते रहते। इसलिए मैं अब मजबूर हो गया था। औलाद की जंजीर मेरे पैरों में बंधी हुई थी, इसलिए मैं अपनी पत्नी की हर बात मानने पर मजबूर हो गया। मैं अपनी शादी से पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दिया था और वह अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने पति के साथ हमारे घर आती थी। वह दोनों बहुत खुश थे। बस उनमें एक कमी थी कि उनकी औलाद नहीं थी। मैं हर वक्त यही दुआ करता कि हे खुदा, मेरी बहन को भी औलाद दे दे। ऐसे ही दिन गुजरते रहे कि माह रमज़ान में एक रोज़े वाले दिन मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। मेरी छोटी बहन विधवा हो गई थी, इसलिए ये गम किसी कयामत से कम नहीं था। पति की मृत्यु के बाद वह अपने ससुराल में ही 1 महीने रही। पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हुआ था कि अब वह मुझे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने देती थी, ना वह खुद जाती थी। लेकिन मैं हर दूसरे तीसरे दिन छुप कर अपनी बहन से मिलने जरूर जाता था। मेरी पत्नी को डर था कि अगर मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो हमारे घर आ जाएगी। इसलिए उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम अपनी बहन से रिश्ता कम कर लो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। ये ना हो कि तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों की फिक्र करो। पत्नी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ सकता था। वह मेरी एक ही बहन थी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। ईद वाले दिन मैंने ईद की नमाज पढ़ी और पत्नी से कहा कि मैं अपने एक करीबी दोस्त को मिलकर आता हूँ, मगर मेरी पत्नी बहुत तेज थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो वह मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तुम सच भी बोल सकते थे कि अपनी बहन को मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं ईद वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप करके अपनी बहन के घर चला गया।
सारा रास्ता मेरी आंखों में आंसू आते रहे। मैं लोगों को देख रहा था जिन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे और मेरी बहन ने आज के दिन नया सूट भी नहीं पहना होगा। मैंने मिठाई की बजाय थोड़ा सा फ्रूट खरीद लिया था। बहन के घर खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं था। पहले भी उसकी सास बहुत सख्त थी, बात बात पर उसे गरीब होने के ताने देती थी और अब तो उसका पति भी नहीं रहा था जो उसकी साइड लेकर अपनी माँ को चुप करवा दिया करता था। खैर, मैं अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया और वह लोग मेरी बहन को मार पीट रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली के खुली रह गई थी और फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर एक ऐसा खुलासा किया कि मेरा दिमाग चकरा गया। वह कहने लगी कि रात को तेरी बहन का आशिक चुपके से उसे मुलाकात करने आता था। मैंने खुद तेरी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी मेरे बेटे को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ और तेरी बहन ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की मौत की वजह भी यही है, इसलिए मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तो ये सोचकर इसे घर में जगह दी थी कि मेरे बेटे की विधवा है, लेकिन इसने तो हमारी ही इज्जत पर दाग लगा दिया है। हमारे घर में जवान औलाद मौजूद है। अब तुम अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। अपनी बहन की सास की बात पर मैं हैरत से अपनी जवान बहन को देखता रह गया, जिसकी नंदों ने उसे इस कदर मारा था कि उसका लिबास जगह जगह से फट चुका था। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की कोशिश की कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, लेकिन वह तो हमारे खानदान पर ही कीचड़ उछाल रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने मेरी बहन रीमा को किसी गैर मर्द के साथ खुद पकड़ा है। मैंने बहन की तरफ देखा तो वो खामोश थी और अपनी सास के इल्जाम को झुटलाया तक नहीं था। मैंने रीमा से पूछा कि तुम्हारी सास ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वह फिर भी चुप थी और उसकी चुप्पी उसके गुनाह को सच साबित कर रहा था। उसके ससुराल वालों ने उसका सामान मेरे आगे फेंक दिया और कहने लगे कि इस बदकिरदार को अपने साथ ही ले जाओ। मैं क्या करता? मैं हाथ पकड़कर बहन को घर ले आया। मेरी पत्नी जो घर पर बैठी थी, जब उसने मेरे साथ मेरी विधवा बहन को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी कि पहले ये अपने पति को खा गई है और आप इसे हमारे घर ले आए हैं। उसके ससुराल वाले तो इसे रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जायदाद वाला हिस्सा इसे देना पड़ता। आपको उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। अब मैं अपनी पत्नी को क्या बताता कि उसकी सास ने इस पर क्या इल्जाम लगाया था। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि कुछ महीने यही रहेगी और फिर मैं उसकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। ये बात मेरी पत्नी को बर्दाश्त ना हुई थी, लेकिन मजबूरन वह चुप कर गई थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे और एक आंगन था। बहन की शादी के बाद उसका कमरा हमने अपने बच्चों के हवाले कर दिया था, इसलिए जब रीमा आई तो उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि उसे बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, पापा आप फुप्पो को अपने कमरे में रख लो। अब मैं अपनी विधवा बहन को अपने कमरे में कैसे रखता, इसलिए मेरी पत्नी कहने लगी कि रीमा के लिए मैं आंगन में चारपाई रख दूंगी, वह आराम से सो जाएगी। आप फिक्र ना करो। ये बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन मेरे घर में मेरी पत्नी की ही चलती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और रीमा ने भी कुछ नहीं कहा। मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि जो इल्जाम रीमा की सास ने उस पर लगाए थे, रीमा ने उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाया था। क्यों ये नहीं बताया कि उसका कोई आशिक नहीं है,
क्या रीमा की सास सच कह रही थी? इन सवालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैंने अपनी इस परेशानी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था, क्योंकि अगर मेरे पत्नी को इस बारे में पता चल जाता तो वह तो रीमा को आंगन में भी जगह देने को राजी ना होती, बल्कि उसे घर से निकाल देती। रीमा को आए एक दिन ही गुजरा था कि मेरी पत्नी ने सारे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी। किचन, खाने से लेकर सफाई का काम उसके हवाले करके मेरी पत्नी बेफिक्र हो गई और रीमा भी खामोशी से सारे घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसे भी मेरी पत्नी की रवैये का अच्छी तरह से पता था। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी बहन को नौकरानी बने देखने लगा। एक दिन मैं काम से वापस आया तो मेरी पत्नी ने बहुत अजीब सी बात की। कहने लगी, मुझे रीमा के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पति के मरने के बाद वह आवारा हो गई है। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर मैं गुस्से से उसे देखा और कहा, क्या बातें कर रही हो? मेरी बहन विधवा है, अभी सिर्फ 1 महीने ही हुए हैं, तुम उसके लिए ये शब्द कुछ कैसे कह सकती हो? मेरी पत्नी ने मुंह बनाया और कहने लगी, वही सब कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो ना करो, जल्दी ही तुम्हें खुद असलियत का पता चल जाएगा, तब बैठकर अपना सर पीटना। मैंने गुस्से में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? वह कहने लगी, तुम्हारी बहन किसी से छुप छुप कर मिलती है, जल्द ही कोई रिश्ता देखो और इसे यहाँ से चलता करो, इससे पहले कि बदनामी का सेहरा हमारे सर पर सज जाए। पत्नी की बात पर मुझे रीमा की सास की बात याद आ गई। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल भी खामोश हो गया और फिर अपनी पत्नी से कहा कि रीमा का 1 महीना पूरा हो जाने दो, उससे पहले मैं उसकी शादी का सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी पत्नी जोर से हंसी और कहने लगी, तुम्हें उसके 1 महीने की पड़ी है, लेकिन उसे अपना 1 महीने का कोई परवाह नहीं है। तुम बैठकर यही सोचते रहो और वह तुम्हारा मुंह काला करके निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत कड़वे लहजे में ये बात कहकर मेरी बीवी बच्चों के कमरे में चली गई थी और मैं सोच में डूब गया था। क्या वाकई मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था? क्या उसका किसी के साथ कोई चक्कर था? ये कैसे मुमकिन था कि उसकी सास और मेरी पत्नी दोनों एक ही जैसी बातें कर रहे थे, जबकि मैंने तो अपनी पत्नी को ये तक नहीं बताया था कि मैं रीमा को उसके ससुराल से क्यों लाया हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले में रीमा से बात करूंगा और पूछूंगा कि ये क्या मामला है, और फिर 2 दिन ही गुजरे थे कि मुझे मौका मिल गया। मेरी पत्नी बाजार गई थी, बच्चे पढ़ने गए थे, घर पर मैं और रीमा ही थे। रीमा मेरे लिए कॉफी लाई तो मैंने उसे अपने पास बिठाया और पूछा कि उस दिन तुम्हारी सास क्या कह रही थी? तुमने ऐसा क्या किया कि उन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? मेरी बात सुनकर वह सर झुकाकर बैठी रही और बिल्कुल खामोश रही, एक शब्द भी ना बोली। मैंने कहा, रीमा, इस तरह तुम्हारी बदनामी होगी, तुम बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? रीमा ने एक नजर मुझ पर डाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उठकर चली गई। उसकी खामोशी मुझे बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी। अगर वह मुझे खुलकर सारी सच्चाई बता देती तो मैं अपनी पत्नी का मुकाबला भी करता, लेकिन उसकी खामोशी तो उसे ही चोर साबित कर रही थी। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा था और फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। एक रात में अपने कमरे में से निकला तो मैंने देखा कि रीमा आंगन में चरपाई पर मौजूद नहीं थी। मैं यहाँ वहां देखा, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आई और फिर थोड़ी देर बाद वह छत की सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने रीमा से पूछा, तुम इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी? मुझे देखकर पहले तो वह घबरा गई और फिर कहने लगी कि बस ऐसे ही, अच्छा नहीं लग रहा था तो छत पर चली गई थी ताजी हवा के लिए। उसकी ये बात
मुझे हजम नहीं हुई थी। वह तो वैसे ही खुले आंगन में सोती थी, उसे छत पर जाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी पत्नी और रीमा की सास ने ठीक ही कहा था, उसका मसला कुछ और ही था। लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत ना होता, मैं अपनी बहन से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था। कुछ दिन और गुजरे और फिर एक दिन मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं अपने माँ के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं, इसलिए बच्चे यहाँ रहेंगे। रीमा बच्चों को संभाल लेगी। मैंने कहा कि ठीक है, चली जाओ, और फिर वह चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने रीमा से कहा कि ऐसा ना हो आधी रात को बारिश शुरू हो जाए, पहले ही मैं तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ। तुम सुकून से, आराम से, शांति से मेरे कमरे में सो जाना। रीमा किचन में सारा काम समेट कर आ गई थी, मेरी बात पर राजी हो गई, और फिर मैंने रीमा की चारपाई अपने कमरे में ही लगा दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रीमा जाग रही हो और उसकी चारपाई हिल रही हो। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, इसलिए मैं ये सोचकर खामोश रहा कि शायद उसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक उसकी चारपाई पर हलचल होती रही और फिर सन्नाटा छा गया तो मुझे भी नींद लग गई। अगली सुबह सब कुछ रोज के मुताबिक था, अलबत्ता रीमा की आंखें कुछ लाल हो रही थी। शायद नींद ना आने की वजह से ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने उससे कुछ ना पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे रीमा अपनी चारपाई पर कुछ कर रही हो, लेकिन मैं चुप रहा। और फिर तीसरे दिन जाकर मुझे से रहा ना गया कि रीमा इतनी रात को क्यों जाग रही है और क्या करती है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जला दी और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से मेरे होश उड़ गए। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चारपाई पर बैठी एक सूखी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैं अपनी बहन को इतनी कड़क और बासी रोटी खाते हुए देख रहा था, और फिर मैं उठकर उसके पास पहुंचा तो वह घबराकर अपने दुपट्टे में रोटी छुपाने लगी। मैंने हाथ से उसका दुपट्टा हटाया तो उसमें एक बहुत ही बासी रोटी थी। वह मुझसे नजरें चुरा रही थी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने हैरत से पूछा, रीमा ये क्या है? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो ढंग से खाना खा लेती, ये क्या कर रही हो? मेरी बात पर वह रो पड़ी और रोते रोते कहने लगी, मुझ पर भाभी ने ताज़ा खाना खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है। मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मुझे रातों को भूख लगती है, इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर चुपके चुपके आधी रात को खाती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था और उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना नहीं खाने देती? रीमा नजर झुका गई और कहने लगी, दरअसल भाई ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने पति रेहान के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रेहान ने कहा था कि वह ये खबर खुद सबको सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर उनकी मृत्यु हो गई। मुझे इतना सदमा लगा कि मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझ पर तो कयामत गुजर रही थी। और फिर जब कुछ दिन बाद मैं संभली तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बता सकती कि मैं उम्मीद से हूँ। अलबत्ता मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। हर वक्त मुझे दम घुटने का एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ननंद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया है। इत्तेफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते देख लिया था। वह मेरे पीछे चली आई। मेरी ननंद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन उसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर बद किरदार का इल्जाम लगा दिया। मेरी वही ननंद
सबसे आगे बढ़ चढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उसने अपना पाप मेरे सर डाल दिया। मैं किसी को कुछ नहीं कह पाई और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी कि आपको और भाभी को इस बारे में बताऊं, लेकिन भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राजी नहीं नहीं थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं उम्मीद से हूं तो ना जाने वह क्या करती। मेरे दिल में ये डर बैठ गया था कि वह मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश ना करने लगे और उसके बाद मेरी दूसरी शादी कर देंगी। इसलिए मैंने ये सच्चाई छिपा ली, क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। मुझे रेहान से मोहब्बत थी और ये बच्चा उसकी निशानी है। अब मुझे बेवक्त भूख लगने लगी थी। कभी मुझे अच्छा ना लगता तो मैं छत पर चली जाती, तो कभी छुप छुप कर खाना खाने की कोशिश करती। आपको तो पता है, पड़ोस में मेरी दोस्त साइना रहती है। मैंने उसे अपनी प्रेग्नेंट होने का बताया था, इसलिए जब मुझे भाभी खाना ना देती तो वह मुझे कुछ ना कुछ खाना खाने को ला देती। भाभी को लगता कि मैं चुप चुप कर किसी से मिलती हूँ। वह कोई और नहीं, साइना है, जो मेरे लिए खाने का इसलिए नहीं कह पाई क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको बताती तो आपका घर खराब हो जाता। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते, पर भाभी की तो आदत ही ऐसी है, वह फौरन घर छोड़कर चली जाती है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाद आपका घर भी टूट जाए, इसलिए मैं खामोश रही और अब ये बच्चों की बची हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली थी ताकि रात को सुकून से खा सकूं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। ये बोलकर रीमा जोर जोर से रोने लगी थी और मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगाया था और खुद भी फूट फूट कर रोने लगा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी ही घर में मेरी बहन पर क्या जुल्म हो रहा है। उसने तो इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छिपा रखी थी जो शायद उसे पहले ही मुझे बता देनी चाहिए थी, मगर वह मुझ पर विश्वास कैसे करती। कब मैंने खुद को अच्छा भाई साबित किया था। मैंने तो उसके विधवा होने पर भी उसे ससुराल वालों के रहमो करम पर छोड़ आया था और जब उसे घर लाया तो भी बहुत मजबूरी में लाया था। मैं तो उसे अपने घर में सहारा भी नहीं दे सकता था। कभी उससे नहीं पूछा था कि वह क्या खाती है, कैसे गुजारा करती है, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अपने घर लाने के बाद मैंने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली थी, ये जानते हुए भी कि मेरी पत्नी का रवैया मेरी बहन के साथ कैसा है। मैंने कभी उसे दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले थे। मुझे अपनी हर गलती, हर लापरवाही का एहसास हो गया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, मैं खुद उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगा। सारी रात मैं उसके साथ बैठकर उसे दिलासा देता रहा। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को खाना बनाकर खिलाया था। मैंने फैसला कर लिया था कि जब मेरी पत्नी आएगी तो मैं उससे दो टुक बात करूंगा। अगर वह मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी बहन को भी इज्जत और मोहब्बत देना होगा, वरना वह अपने घर वापस लौट सकती है। और कुछ हफ्ते बाद मेरी पत्नी लौटकर घर आई तो मैंने उसे सामने बिठाया और खुद उसे बताया कि रीमा उम्मीद से है। ये सुनकर वह गुस्से में आ गई। कहने लगी, अगर ऐसा है तो रीमा से कहो कि ये बच्चा ना रखे, उसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और एक बच्चे की माँ से तो कोई आसानी से शादी भी नहीं करता है। मैंने गुस्से से रीमा को देखा और कहा, अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं वही करूंगा जिसमें मेरी बहन की खुशी है। वह अपना बच्चा रखना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उसकी जिंदगी का फैसला करूं। ये घर मेरे माँ बाप का है और इस घर पर रीमा का भी हक है। मेरा सख्त लहजा देखकर मेरी पत्नी एकदम खामोश हो गई। पहली बार मैंने उससे इस लहजे में बात की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें रीमा और उसके बच्चे से परेशानी नहीं होगी। जल्द ही मैं ऊपर एक छोटा सा पोर्शन बनवाकर रीमा को दे दूंगा। ना ही वह तुम्हारी नौकरानी है और ना ही
तुम पर उसकी सेवा करना फर्ज है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी गुजारना और वह अपनी जिंदगी गुजारेगी। जब उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो मैं खुद उसकी शादी कर दूंगा। ये कहकर मैंने बात ही खत्म कर दी थी। रीमा जो दूर खड़ी थी उसके चेहरे पर सुकून आ गया था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे रवैये की वजह से बिल्कुल खामोश हो गई थी। वह जान गई थी कि अब उसकी कोई धमकी मुझ पर नहीं चलेगी। उस दिन के बाद से मेरी पत्नी का रवैया मेरी बहन रीमा से बहुत अच्छा हो गया था। फिर मेरी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया था। घर घर में बिल्कुल सुकून और शांति थी। 1 साल बाद मेरे कजन जियाउल की माँ ने अपने बेटे के लिए रीमा का हाथ मांगा तो मैंने उसकी शादी जियाउल से कर दी। आज वह अपने घर और हम अपने घर हंसी खुशी रह रहे हैं। अपने माँ बाप भाई बहन का खूब ख्याल रखो, और अगर आपके रिश्तेदार किसी मुसीबत में हो तो उनकी मदद करो, क्योंकि अगर उनके अपने उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और किसी के भी बारे में कोई भी गलत राय बनाने से पहले मामले की तह तक जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। दोस्तों, कहानी